परम स्नेही मित्रों एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका दिन शुभ हो। हम लोग संधि का प्रकरण पढ़ रहे हैं। आज के सत्र में पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि वर्ण कौन से हैं, वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है, अर्थात वृद्धि रेची क्या है, वृद्धि राधेच का तात्पर्य क्या है, वृद्धि संधि के उदाहरण क्या हैं, वृद्धि संधि कैसे करेंगे, और सबसे अंत में बताऊंगा वृद्धि संधि की पहचानने की ट्रिक। क्योंकि जो ट्रिक आदि है वह शिक्षा का आधार नहीं होती, ऐसी चीजों को महत्व नहीं देना चाहिए। लेकिन परीक्षा को देखते हुए आप लोगों की अपेक्षा होती है कि ट्रिक्स भी बताई जाएं। लेकिन मेरा मानना है सबसे पहले आप पढ़ाई कीजिए, नियम सीखिए, और नियम सीखने के पश्चात यदि आप ट्रिक्स को जानेंगे तो और अच्छा होगा, अन्यथा आप नियम से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि शॉर्टकट में कभी भी ज्ञान नहीं होता। सर्वप्रथम ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो देर ना करते हुए आइए चलते हैं वृद्धि संधि से संबंधित खास बातों को जानने के लिए। बंधुओं, सर्वप्रथम तो आपको ये पता होना चाहिए कि वृद्धि संधि जब आप करेंगे, आपके सामने उदाहरण होगा तो आप पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए दो ये डायग्राम बनाए हैं। इनको इसलिए बनाया है कि आप दूर से देखकर पहचान सकें कि वृद्धि संधि है या गुण संधि है। क्योंकि वृद्धि संधि और गुण संधि में एक खास बात होती है, दोनों में एक समानता होती है। वह क्या होती है कि पूर्व वर्ण अ अथवा दीर्घ आ होता है। पूर्व वर्ण ह्रस्व अथवा दीर्घ आ होगा। गुण में भी और वृद्धि संधि में भी ह्रस्व और दीर्घ आ ही पूर्ण वर्ण होता है। अब आप कहेंगे पूर्व वर्ण क्या है। मैं लगातार पिछले कई वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं एक बार में समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर दो उदाहरण दिए हैं, 1, 2 और 3 उदाहरण हमारे सामने हैं। यहाँ पर एक उदाहरण ले लेता हूँ। आपके सामने दो शब्द दिखाई दे रहे हैं, एक सदा और एक एव। सबसे पहला आपका काम होता है संधि करते समय या संधि की पहचान करते समय कि पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है और दूसरे शब्द का पहला अक्षर क्या है। तो पहले शब्द का अंतिम अक्षर आपको निकालना है। सदा में क्या है, दीर्घा, और एव का पहला अक्षर क्या है, ए। अब आपको पता चल गया कि जहां पर हमको मेल करना है, जहां पर हमको संधि करना है, वो वर्ण कौन से हैं। क्योंकि वृद्धि संधि में और गुण संधि में एक विशेषता होती है कि दोनों वर्णों के आधार पर एक आदेश होता है। गुण संधि में भी एक आदेश होता है और वृद्धि संधि में भी एक आदेश होता है। दोनों वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आपके सामने आता है दोनों संधियों में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पहचान करनी होती है यहाँ पर संधि कौन सी है। पूर्व वर्ण और पर वर्ण आपके सामने आ गया। यहाँ पर पूर्व वर्ण हो गया आ और पर वर्ण हो गया ए। अब आप समझ गए कि पूर्व वर्ण क्या होता है, पर वर्ण क्या होता है। अब यहाँ पर आइए, मैंने यहाँ पर भी ह्रस्व और दीर्घा लिखा है और यहाँ पर भी ह्रस्व और दीर्घा लिखा है। क्योंकि ये जो चित्र है यह गुण संधि को बताएगा और यह जो है वो वृद्धि संधि को दर्शाएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया पूर्व वर्ण, ये भी पूर्व वर्ण है, ह्रस्व या दीर्घा, और यहाँ पर भी पूर्व वर्ण है। पूर्व वर्ण ह्रस्व या दीर्घा होगा, चाहे वृद्धि संधि हो और चाहे गुण संधि हो। ठीक है बंधुओं, गुण संधि में भी ह्रस्व दीर्घा सबसे आगे होगा। तो जब भी आप निकालेंगे ह्रस्व या दीर्घा निकलेगा। गुण संधि के उदाहरणों में अगर आप जाएंगे आप कह सकते हैं महाधन ईस, महाधन ईस। तो महा में देखिए दीर्घा है और बाद में ईस है, तो ईस के आगे क्या है, ई। तो महाधन ईस में
आप जब संधि करेंगे तो गुण हो जाएगा और महेश बनेगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं संधियों की लिंक भी दे दूंगा, जिसको आप देख लीजिए और समझ लीजिए। जो संधियां निकल चुकी हैं मैं उनको पढ़ा चुका हूँ, दोबारा उन पर विचार करना उचित नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इसलिए दर्शाना चाह रहा हूँ कि गुण संधि और वृद्धि संधि जब आप एक साथ सीखेंगे तो उसका अंतर भी आप जान सकेंगे। तो गुण संधि और वृद्धि संधि में एक ही समानता है, वह क्या है कि पूर्व वर्ण दोनों में ह्रस्व या दीर्घा होगा, इसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा। वही काम वृद्धि संधि में भी होना है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो मैंने स्वर लिखे हैं उनको समझ लीजिए। इतना तो आपने समझ लिया। ह्रस्व और दीर्घा गुण संधि में और वृद्धि संधि में पूर्व वर्ण में होते हैं। अब इ, उ, री, ली, ये जो 4 स्वर हैं, इ, उ, री, ली, जो कि इक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, ये चारों जो स्वर हैं आप देखिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं इ, उ, री और ली, इ, उ, री, ली लिखे हैं। तो गुण संधि में ये 4 स्वर होते हैं जो कि परवर्ण होते हैं। कौन होते हैं? परवर्ण। और वृद्धि संधि में बचे हुए जो शेष 4 स्वर हैं वो वृद्धि संधि में परवर्ण होते हैं। अब आपने इन स्वरों के आधार पर बिल्कुल सटीक रूप से जान लिया कि जब गुण संधि होगी तो परवर्ण इन्हीं 4 में से कोई होगा। और वहीं पर यदि इन 4 में से कोई नहीं है, ए, ओ में से कोई है, तो निश्चित रूप से वृद्धि संधि होगी। यह तो हो गई पहचान बंधुओं गुण संधि की और वृद्धि संधि की, और परस्पर जानना, परस्पर उनका अंतर समझना। अब मैं बात करता हूँ इसके उदाहरणों पर। चलिए एक बात और बता देता हूँ, क्या कि गुण संधि और वृद्धि संधि में क्या आदेश होता है। मैंने कहा ना एक आदेश होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से समझ लीजिए। यह साक्षात्कार के लिए बहुत जरूरी है कि गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, इन तीनों संधियों में पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों को एक आदेश होता है। यण संधि और अयादि संधि में केवल और केवल पूर्व वर्ण को आदेश होता है, परवर्ण को आदेश नहीं होता। ये मैंने यण संधि में आपको बताया था। गुण संधि और वृद्धि संधि में एक आदेश होगा पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों के स्थान पर। देखिए ये आपका पूर्व वर्ण हो गया गुण संधि में, और इनमें से कोई परवर्ण होगा। ठीक है, तो पूर्व वर्ण और परवर्ण दोनों के स्थान पर ये आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? मान लीजिए यदि आपका पूर्व वर्ण आ है और परवर्ण ह्रस्व या दीर्घी है तो आदेश कौन होगा? ए होगा। इसी प्रकार पूर्व वर्ण यदि अ है और परवर्ण उ अथवा उ है तो आदेश क्या होगा? ओ होगा। इसी प्रकार पूर्व वर्ण यदि अ है और परवर्ण री है तो आ और री मिलकर अर हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि आ के पश्चात री है तो दोनों के स्थान पर अल आदेश होगा। ऐसा गुण संधि को मैंने आपको बताया था। अब देखिए वृद्धि पर बात करेंगे तो पूर्व वर्ण ह्रस्व या दीर्घा होगा जैसा यहाँ पर है, और परवर्ण या तो इनमें से कोई होगा या इनमें से कोई होगा, इसके अतिरिक्त नहीं होगा। वृद्धि संधि की यही 2 शर्तें हैं कि या तो पूर्व में आप देखिए पूर्व वर्ण में ह्रस्व दीर्घा और परवर्ण में इन 4 में से कोई एक। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व वर्ण आ है, परवर्ण ए है। देखिए पूर्व वर्ण और परवर्ण में से मिल गया। इसका मतलब है इन दोनों के स्थान पर वृद्धि आदेश हो जाएगा। ए और औ ये दोनों वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं। ठीक है, तो अय आदेश हो जाएगा। दोनों के स्थान पर अय आदेश होगा बंधुओं। तो इन दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? अय। अय की मात्रा क्या होती है?
दो मात्राएं जब आप लगाते हैं तो अय का बोध होता है, और एक मात्रा जब लगाते हैं तो ए का बोध होता है। तो बंधुओं, आ और अय के स्थान पर अय हो गया। इस प्रकार आपने देख लिया कि पूर्व वर्ण और पर वर्ण को एकादेश करता है वृद्धि संधि में। अब आप पहले सूत्र समझ लीजिए, फिर उदाहरणों को समझाते हैं। सबसे पहले आपको वृद्धि संधि का सूत्र ही बता देते हैं, इसके बाद बताते हैं कि वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है। सबसे पहले वृद्धि संधि, जिसका कि हमने यहाँ पर नियम पढ़ रहे हैं। सूत्र है, संधि करने का सूत्र है वृद्धि रेचि। बंधुओं, बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संधि विधायक सूत्र कौन सा है वृद्धि संधि का, तो आप कहेंगे वृद्धि रेचि। और अगर ये पूछा जाता है कि वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो आप कहेंगे वृद्धि राधेच। तो वृद्धि राधेच जो है वो वृद्धि संज्ञा करता है, हमको यह बताता है कि वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि की परिभाषा क्या है, वृद्धि कौन होता है, वृद्धि संज्ञक वर्ण किसे कहते हैं। तो वृद्धि का लक्षण इस सूत्र से पता चलता है वृद्धि राधेच, और इस सूत्र से होती है वृद्धि संधि। तो ये संधि विधायक सूत्र है और ये संज्ञा विधायक सूत्र है। यहाँ से क्या होता है, वृद्धि एकादेश होता है। तो कैसे होगा उसे समझ लीजिए। मैंने यहाँ पर अलग करके लिख दिया है। वृद्धि का मतलब वृद्धि होगी, कब होगी, एची। बंधुओं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप संधि का प्रकरण पढ़ रहे हैं, और यदि संधि पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरा निवेदन है कि आप महत्व सूत्र जरूर पढ़ लीजिए, प्रत्याहार बनाना सीख लीजिए। मैंने ये सभी प्रकार के वीडियो महत्व सूत्र से संबंधित आपको वीडियो बना रखे हैं और लिंक भी दे रखा हूँ, आप देख लीजिए। एच प्रत्याहार में ए ओ आई ओ यही चार वर्ण आते हैं। ये चारों वर्ण जो हैं वो एच प्रत्याहार में आते हैं। बंधुओं, जब आप पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे। एच प्रत्याहार में चार वर्ण आते हैं, वही चारों वर्ण ए ओ आई ओ। अब देखिए, ये सूत्र ये कहता है कि एच का मतलब है एच परे होने पर, अर्थात ए ओ आई ओ, यहाँ पर आई होगा बंधुओं, ठीक है। ए ओ आई ओ होने पर, परे ए ओ आई ओ होने पर क्या हो जाएगा, वृद्धि एकादेश होगा, वृद्धि एकादेश होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वृद्धि क्या है, वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं। तो आपको तो यहाँ पर तो ये बता दिया कि ह्रस्व या दीर्घ के बाद ए ओ आई ओ होने पर वृद्धि का आदेश होगा। अब वृद्धि कौन है उसे समझ लीजिए। सूत्र है वृद्धि राधेच। वृद्धि राधेच जो सूत्र है, अलग करेंगे तो होगा वृद्धि आत एच। अब देखिए, वृद्धि किसे कहेंगे, आत। आत का तात्पर्य हो गया दीर्घ आ। जो दीर्घ आ है उसे वृद्धि कहते हैं। और एच प्रत्याहार, देखिए बंधुओं, यहाँ पर कौन सा प्रत्याहार था, एच। एच प्रत्याहार में चारों वर्ण आते हैं, और यदि हम कहेंगे एच तो केवल दो वर्ण आएंगे। ए वाले दो वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, एच में, ठीक है। और चारों वर्ण किस में आते हैं, एच में। तो एच और एच का मतलब समझ लीजिए। एच में चारों आएंगे, एच में केवल दो आएंगे। तो इस एच का मतलब हो गया ऐ और ओ। तो बंधुओं, ये जो तीन वर्ण हैं, ये तीन वर्ण ही वृद्धि कहे जाते हैं। नोट कर लीजिए, आ, ऐ और औ। आ, ऐ और औ को क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इसी प्रकार जब मैंने गुण पढ़ाया था, अधिंग गुणा सूत्र आपको बताया था, तो वहां पर कहा था ह्रस्व ए और ओ को गुण कहते हैं। वहां पर ह्रस्व ए और ओ गुण थे, यहाँ पर दीर्घ ऐ और ओ वृद्धि है। ये आपस में अंतर भी समझते रहिए। अब आपने वर्ण देख लिए कि वृद्धि कौन वर्ण होगी, तो वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन से हैं, ये हैं। तो यही बात यहाँ पर ले जाइए कि जब ह्रस्व और ए जुड़ेगा, जब ह्रस्व और ए जुड़ेगा
तो वृद्धि कहा जाएगा अय। जब ह्रस्व और ओ या औ जुड़ेगा तो वृद्धि होगी, एकादेश होगा औ। दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों के स्थान पर अय आदेश हो जाएगा। तो बंधुओं, अब मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ वृद्धि संधि किस सूत्र से होती है, वृद्धि संज्ञा किस सूत्र से होती है, गुण और वृद्धि का परस्पर अंतर क्या है। यहाँ पर मैंने 3 उदाहरण दिए थे, जगह कम है लेकिन संक्षेप में समझ लीजिए। इसके बाद मैं फिर से बोर्ड तैयार करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो सदा धन एव, देखिए बंधुओं, दोनों वर्णों के आधार स्थान पर आ और ए के स्थान पर अय हो गया। तो बंधुओं, जब आ और ए के स्थान पर अय हो गया तो क्या बनेगा, आप सब जानते हैं, सदैव बनेगा। क्या बनेगा, सदैव। ऐसे ही यहाँ पर ह्रस्व है, यहाँ पर ए है, इसे ह्रस्व ए मत कहिएगा, क्योंकि ए ऐ ओ औ ये चारों वर्ण ह्रस्व नहीं होते, ये दीर्घ ही होते हैं बंधुओं। अच्छा, ये कभी भी इसे ह्रस्व और इसे दीर्घ मत कहिएगा, ये दोनों ही दीर्घ वर्ण हैं। हाँ, तो यहाँ पर ह्रस्व और ए दोनों के स्थान पर जब अय आदेश हो जाएगा तो बंधुओं, जब आप जोड़ेंगे तो एकाएक बनेगा। अभी मैं आपको जोड़कर भी बताऊंगा। यहाँ पर देखिए एक और उदाहरण है, देवधन ऐश्वर्य। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले जब आप क्या करेंगे, जब आप पूर्व वर्ण और परवर्ण को निकालेंगे, तब पूर्व और परवर्ण को देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए या गुण संधि है या वृद्धि संधि है। यदि परे इन 4 में से वर्ण है तो आप समझ जाइए वृद्धि संधि है, और परे इउ रिलिरी है तो समझ जाइए गुण संधि है। जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, तुरंत आपने देखा इंद्र में ई है तो कौन सी संधि है, गुण संधि है। गणधन ईश, गणधन ईश, ईश में ई है, कौन संधि है, गुण संधि है। और गुण संधि में एक मात्रा होती है और वृद्धि संधि में 2 मात्राएं होती हैं। बहुत बड़ी पहचान है जो कि आप ट्रिक रूप में ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ 2 मात्राएं हैं, इसका मतलब वृद्धि संधि है। सदैव, यहाँ 2 मात्राएं हैं, इसका मतलब वृद्धि संधि है। ऐसे ही जब यहाँ पर हम जाएंगे, आ और अय मिलेगा तो अय हो जाएगा, और अय की मात्राएं होती हैं 2। यहाँ पर आप नोट करें इस बात, अय को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे मात्रा में, और औ को ऐसे लिखेंगे। जब यहाँ पर भी 2 मात्रा हैं, यहाँ पर भी 2 मात्रा हैं, इसका मतलब संधि होने के बाद भी 2 मात्राएं दिखाई देंगी। इसलिए बहुत बड़ी पहचान है वृद्धि संधि की। अब देखिए, आ और अय मिलकर दोनों के स्थान पर अय आदेश हुआ है, तो दोनों के स्थान पर जब अय आदेश हुआ है तो अलग अलग आप लिखेंगे, तो वहां में हलंत लगा लेंगे, क्योंकि वहां में आ निकल गया, इधर अय निकल गया, तो आपने क्या लिखा, शेष भाग। अब बीच में क्या आ गया, बीच में आप चाहे तो अय लिख लीजिए, चाहे 2 मात्रा लगा करके हलंत को हटा दीजिए। आप अब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देव ऐश्वर्य, देव ऐश्वर्य, और वृद्धि संधि हो गई। अब मैं आपके लिए फिर से बोर्ड तैयार करता हूँ, जिसमें आपको मिलेंगे कुछ रोचक उदाहरण मैं करूंगा और कुछ रोचक उदाहरण आप करेंगे और अभ्यास भी करेंगे। आप मित्रों, वृद्धि संधि के कुछ उदाहरणों को करते हैं और बाद में आपको बताता हूँ कि जब आप विच्छेद करें तो किस बात का जरूर ध्यान रखें, अन्यथा त्रुटि होगी। तो आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तौ धन ऐश्वर्यम, यहाँ पर आपको सबसे पहले यही काम करना है कि पूर्व वर्ण और परवर्ण को निकाल लीजिए। तो तब में पूर्व वर्ण क्या है, आ, ऐश्वर्य में अय, तो तब का अंतिम अक्षर हमने लिया आ, जो कि पूर्व वर्ण कहलाया। ऐश्वर्य का पहला अक्षर लिया अय, जो कि परवर्ण कहलाया। तो पूर्व वर्ण परवर्ण ले लिया। अब पूर्व वर्ण यदि अ है और परे अय है तो वृद्धि संधि होती है। पहले आ हो, बाद में इन 4 में से कुछ हो। आ और अय जब होता है तो दीर्घ
हम कहेंगे वृद्धि संज्ञक वर्ण बनेगा ऐ। तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर ऐ हो गया। ऐ की दो मात्राएं होती हैं। अब आपको क्या करना है, जब तब में से अ निकला था तो हमें हल चिन्ह लग गया। ऐश्वर्य में से ऐ निकल गया, बचा आपका, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो जोड़ देना है। ऐ जो स्वर है वो हमें चला जाएगा, तो जब वहां में स्वर चला जाएगा, मात्रा इधर आ जाएगी, शेष भाग आप जो का त्यों लिख देंगे और तब ऐश्वर्यम बन जाएगा। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए। नामे अंतिम वर्ण क्या है, आ, इधर क्या है, ए। इन दोनों के स्थान पर मैंने कहा आगे आ हो पीछे ए हो, आगे आ हो पीछे ए हो तो आय हो जाता है, तो आय हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, वृद्धि आय ही लिखेंगे। अब देखिए, ना में से आ निकल गया तो ना में हल चिन्ह लगा लिया, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ना में हल चिन्ह, इन दोनों के स्थान पर आय आ गया, बचा क्या, वाह, ठीक है। अब ये जो आय की मात्रा है वो ना पे लगा दीजिए, हल चिन्ह हटा दीजिए, वाह बचा, ऐसे लिख दीजिए। नैव, नैव का मतलब होता है नहीं। अब देखिए, माँ धन ऐब, माँ का अंतिम अक्षर क्या है, आ, इधर क्या बचेगा, मालन, इधर क्या है, ए, बाकी जिनका तुम लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि आ और ऐ के स्थान पर, आ और ऐ के स्थान पर ऐ आदेश हो जाएगा, ठीक है। आ और ऐ के स्थान पर ऐ आदेश होगा, शेष भाग आप जो का तुम लिख दीजिए, महलन। अब आप इनको जोड़ दीजिए, ऐ की मात्रा माँ पे लगा दीजिए और शेष भाग जो का तुम लिख दीजिए। आपका मैवम शुद्ध उदाहरण संधि होने के बाद वृद्धि संधि का बनेगा। राष्ट्र धन ऐक्यम। अब देखिए बंधुओं, राष्ट्र में अंतिम अक्षर क्या है, अ है। ये जरूर ध्यान रखेंगे, आप सोचेंगे र है कि टा है अंतिम अक्षर, नहीं। राष्ट्र में अंतिम अक्षर क्या है, अ। इधर ऐक्यम में पहला अक्षर क्या है, ऐ, ठीक है। दोनों के स्थान पर हो गया ऐ, ठीक है। इधर आप लिखेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हलंत लगा के, दोनों हलंत लगा के लिख सकते हैं। यहाँ से स्वर निकल गया है और इधर आप क्या करेंगे, ऐ लिख लिया और बचा हुआ हिस्सा ऐसे लिख लिया। अब जब आप जोड़ेंगे, देखिए टा हलंत है तो रा टा में चला जाएगा, ऐसे ऐ की जो मात्रा है वह ऊपर आ जाएगी और शेष भाग ऐसे लिखा जाएगा, बन जाएगा राष्ट्रैक्यम, ठीक है। राष्ट्र की एकता। अब आपके सामने दूसरा उदाहरण है, दिव्य अवस्थम। यहाँ आ है, इधर आपका औ है, आ आगे हो और पीछे हो तो वृद्धि होती है, दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, औ। आप ये ध्यान रखेंगे कि दोनों पूर्व वर्ण और पर वर्ण के स्थान पर एकादेश होता है। अब आप क्या करेंगे, दिव्य में से आ निकल गया था, हल चिन्ह लग जाएगा, औस्तम में औ निकल गया, क्या बचा, सधम, ठीक है। अब दोनों के स्थान पर क्या आ गया था, औ, उसको आपने यहाँ पर ले लिया, उसकी मात्रा को, ठीक है। मात्रा को ले लीजिए, बात वही है। अब उस मात्रा को जब यहाँ पर लगाएंगे, हलंत हट जाएगा और शेष भाग जो का त्यों लिख देंगे और संधि हो जाएगी। देखिए बंधुओं, ये सभी उदाहरण मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, आप समझ जाएं धीरे धीरे। आप अगर चाहेंगे तो आप बिना हल किए भी आप संधि कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में, प्रारंभ में आप आत्मविश्वास से बचिए, अति आत्मविश्वास से बचते हुए हल कीजिए, इससे गलती ना हो। ये देखिए, मम धन औषधम। मम में आ है अंत में, औषधम में औ है, दोनों के स्थान पर आगे आ हो पीछे औ हो,
वृद्धि आदेश होता है तो दोनों के स्थान पर क्या आदेश हो गया? औ। ठीक है, दोनों के स्थान पर औ आदेश हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? मम में म हलंत लग गया, यहाँ पर आपका आ गया औ, बचा हिस्सा था आपका सधम। ठीक है, अब जब आप जोड़ेंगे औ की मात्रा मापी चली जाएगी, ऐसे और संधि हो जाएगी। इस प्रकार आप वृद्धि संधि के उदाहरणों को करते रहेंगे। और मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए भी होमवर्क दे दिया है, करिए। अद्य धनेव अद्यैव, यथा धनेव यथैव, मत धन ऐक्य मतैक्य, गंगा धन ओघा गंगौघा, महाधन ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। देखिए यहाँ पर गलती कहाँ पर होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जब आपसे विच्छेद करवाएगा, आपको संधि देगा और कहेगा तोड़िए, तो जब आप उसको विच्छेद करेंगे तब आप गलती कर सकते हैं। वो गलती कौन सी होगी उसे देख लीजिए। जैसे आपसे कहा गया तव ऐश्वर्यम को तोड़िए और आपने इसको विच्छेद करते समय ऐश्वर्य की स्थान पर ऐसे लिख दिया। अगर आपने ऐसे लिखा है ऐश्वर्यम, तो आप समझ लीजिए आपने गलती कर दी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, आप सदैव याद रखिए ऐश्वर्यम में ऐ होता है। ठीक है, ऐसे ही कभी भी एक्यम नहीं होता। एक्यम नहीं होता, क्या होता है? ऐक्यम होता है। इसको आप ध्यान रखिए तो त्रुटि नहीं होगी। कहाँ कहाँ पर देखिए एक और एव, ये दोनों सही हैं। एक और एव जब भी पीछे होगा, देखिए अति धनेव यथा धनेव है, तो या एक प्लस एक जब होगा तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन ऐश्वर्य में कभी भी आप ऐसे मत लिखिए, सदैव ऐसे लिखिए। ठीक है, और ऐक्य में भी ऐसे ही लिखिए, बाकी आपकी त्रुटि नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो बंधुओं, जहां पर त्रुटि हो सकती है उसको भी मेरा प्रयास था कि आप उसे समझ जाएं और पहले से गौर कर लें। चाहे संधि करनी हो चाहे विच्छेद करना हो, वृद्धि संधि से संबंधित मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताइए। और यदि आपको पसंद आया हो, रोचक लगा हो, कुछ नया मिला हो, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। मैंने इसकी संबंधित पहचान की ट्रिक भी आपको बताई है कि 2 मात्राएं होंगी और आप समझ जाइए यहाँ वृद्धि संधि है। ठीक है, आज के सत्र में बंधुओं वृद्धि से संबंधित जो वृद्धि संधि से संबंधित बातें थी इतनी ही। अभी भी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हिंदी संस्कृत डॉक्टर सवितु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तुरंत अगला वीडियो मेरा अयादि संधि पर आने वाला है, जो कि बहुत ही खास है, बहुत ही रोचक है, बहुत ही स्पेशल तरीके से मैंने आपके लिए तैयार किया है, आपको मिलने वाला है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरे नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।